कृषि वेबसाइट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर शिशिर कुमार कृषि विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज से आपके साथ धान की रोपाई उपरांत प्रबंधन विषय पर चर्चा करूंगा। क्योंकि धान की रोपाई के बाद में सही तरीके से यदि हम खेत का प्रबंधन ना करें तो हमारी उपज में गिरावट होती है। खास करके रोपाई के बाद कई चरण आते हैं जिसमें हमें कई फसल पद्धतियों को अपनाना होता है। खास करके देखें तो रोपाई के उपरांत हमको फसल प्रबंधन करना है, उर्वरक खेत में देनी है, खरपतवारों का नियंत्रण करना है और जल प्रबंधन करना है। अगर ये सारे कार्य सही तरीके से ना किए जाएं तो उपज में काफी गिरावट आती है। खास करके रोपाई के बाद जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें किसान भाई ये सोचते हैं कि हमको खरपतवारों का नियंत्रण किस तरीके से करें। तो शुरुआत में ही अगर हम धान की रोपाई कर रहे हैं तो धान की रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर जब खेत में पानी खड़ा हो, 2 से 3 इंच पानी लगा हो लगभग, उस समय हम पिटलाक्लोर खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं और पिटलाक्लोर की मात्रा 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं। इसके उपरांत यदि हम समय रहते नहीं कर पाते और बाद में काफी खरपतवार अगर निकल आते हैं तो रोपाई के बाद में भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए बिस्पायरीबैक सोडियम का छिड़काव करते हैं और ये क्रिया हम रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन पे करते हैं जब खरपतवारों का जमाव खेत में हो जाता है। और खास करके धान की फसल में अगर खरपतवारों का नियंत्रण हमको करना है तो रोपाई के समय से लगभग 40 से 45 दिन की अवधि में हम अपने खेत में खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक रूप से करें, जिससे जो भी आवश्यक अवयव फसल को प्राप्त होते हैं बढ़वार के लिए वो फसल को पूर्ण रूप से प्राप्त हो। दूसरी बात आती है खरपतवारों के बाद में, रोपाई के बाद, कि हम फसल में उर्वरकों का प्रबंधन किस तरीके से करें। खास करके रोपाई के 10 से 12 दिन के बाद में प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम यूरिया खड़ी फसल में छिड़काव करें और दूसरी टॉप ड्रेसिंग यूरिया की रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद पहली निकाई के बाद में करें। यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि सिर्फ हम यूरिया पे ही डिपेंड ना रहें और यूरिया के माध्यम से ही हम साथ में जब हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी समय हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति करें। खास करके जहाँ रोपाई करते हैं धान की, वहाँ रोपाई के बाद में जिंक पोषक तत्वों की कमी अधिकांशतः देखी गई है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ पे हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम यूरिया के साथ में घोल बनाकर फसल पे छिड़काव करें। पानी की मात्रा 400 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में ये भी देखा गया है कहीं कहीं लौह तत्व की भी कमी के लक्षण आते हैं। तो अगर लौह तत्व की कमी के लक्षण दिखाई दें तो वहां पे हम फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं और कोई 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ में 500 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पे छिड़काव करते हैं। और खास करके छिड़काव करते समय ये आवश्यक रूप से ध्यान में रखें कि पानी की मात्रा पर्याप्त हो, बहुत ज्यादा पानी कम भी ना करें और बहुत ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ाएं भी ना। हाँ, कभी कभी ये समस्या आवश्यक रूप से आती है खेत में कि किसान सही ढंग से जिंक की कमी और फेरस सल्फेट की कमी के लक्षण सही तरीके से पहचान नहीं पाते। तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस पोषक तत्वों का छिड़काव फसल पे करें। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें कि पत्ती पीली पड़ रही है और पत्ती पे कत्थई रंग के अगर धब्बे आ रहे हैं तो वहां पे जिंक की कमी का लक्षण प्रतीत होता है। और फेरस सल्फेट या लौह तत्व की कमी के लक्षण में जो धान की पत्ती है वो सफेद होने लगती है और सफेद होते होते पतली होती चली जाती है, कहते कागज की तरह फटने भी लगती है। तो ये लक्षण आपका फेरस सल्फेट के कमी का होता है। तो वहां पे हम लौह तत्व का छिड़काव करते हैं। और जल, खास करके जल प्रबंधन भी रोपाई के उपरांत बहुत आवश्यक है। और ऐसा अनुसंधानों में भी देखा गया है कि रोपाई के बाद से और कल्ले निकलते समय तक खेत में जल भराव की स्थिति बनाए रखना आवश्यक होता है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम समान रूप से स्थिर जल भरा रहे। कभी जल अगर पानी मिट्टी सूख जाती है, रिसाव हो जाता है मिट्टी में, तो 1-2 दिन बाद में फिर से हम सिंचाई कर दें, लेकिन स्थिर पानी कभी न रहे। अगर खेत में पानी की स्थिरता रहेगी कि बारिश हो गई और खेत में पानी बहुत समय तक भरा है, तो उसमें रोगों की भी आने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। और खास करके अगर बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो इससे कई तरीके की और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर जल भराव 3 दिन 4 दिन से ज्यादा है तो वहां से जल निकास की व्यवस्था करें। अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो किसी फफूंदी नाशक दवा का, चाहे कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें, चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें या M45 का छिड़काव करें। किसी न किसी एक दवा का छिड़काव आवश्यक रूप से हमको करना होगा, जिससे रोगों से बचाव हो सके। और खास करके उन क्षेत्रों में एक सुझाव और देना चाहूँगा साथ में, कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे कंडुआ रोग के लक्षण बहुत ज़्यादा आते हैं, बालियों में पीला पाउडर बन जाता है या कह लीजिए उग्र अवस्था में बाली काले रंग की हो जाती है, तो उस अवस्था में अगर आपका क्षेत्र उस तरीके से है तो बचाव के लक्षण भी उपयोगी होते हैं। कि मान लीजिए कि हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा होती है, तो उस क्षेत्र में जल निकास की व्यवस्था करें। और ऐसे क्षेत्रों में कंडुआ की बीमारी आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो इसके लिए खास करके बचाव के रूप में जो नाइट्रोजनधारी उर्वरक हैं उनका उपयोग कम करें। जल भराव की स्थिति ना होने दें। जल भराव अगर है तो वहां से जल निकास करें और खास करके फफूंदीनाशक का छिड़काव करें। ये खास करके रोपाई के बाद बहुत ही आवश्यक क्रियाएं हैं जिनको हमारे किसान भाइयों को धान की फसल में ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।